अब मात्र 9 दिन बचे हैं। महायुति की सरकार फिर से महाराष्ट्र में आए और इस देश को, इस महाराष्ट्र को विकसित करे और प्रगतिशील करे। इसलिए हम सबको एक होके भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजयी बनाना है। मीरा भाईंदर की मैं बात करूं, मीरा भाईंदर दिन रात प्रगतिशील हुआ है। पीयूष गोयल जी आज हमारे बीच में है। आपने देखा होगा कि मिरौर रेलवे स्टेशन के बाहर का ब्यूटिफिकेशन हुआ है, भाईंदर ईस्ट के स्टेशन के बाहर का ब्यूटिफिकेशन हुआ, हमारे भाईंदर वेस्ट के स्टेशन के बाहर का ब्यूटिफिकेशन हुआ। पीयूष गोयल जी जब रेल मंत्री थे, हम दिल्ली गए, कहा सर हमें ब्यूटिफिकेशन करना है, आप हमें सपोर्ट करें और ये डेवलप करने के लिए अनुमति दें। मुझे आज भी उनके वाक्य याद है। उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया और कहा कि एक तो आपका काम कर रहे ब्यूटिफिकेशन का नगर पालिका अपनी खर्च से कर रही है और आप रोक रहे हो, इन्हें तो कल दे रहे होंगे तो आज दे दो। आज जो तीनों स्टेशन आप ब्यूटिफिकेशन देख रहे हैं तो उसके अंदर आदरणीय पीयूष गोयल जी ने उस समय अपना निर्णय दिया और तीनों स्टेशन मीरा भाईंदर की ब्यूटिफिकेशन कर पाए। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से एक बात अवश्य शेयर करना चाहूँगा। आप उद्योग मंत्री मीरा भाईंदर जो पर्टिकुलर मीरा वेस्ट जो है वह अधिकतर सॉल्ट पैन है। कुछ जगह आपने नगर पालिका के माध्यम से दी, लेकिन हमारी विडंबना ये यहाँ पर कि उन सभी जगहों के ऊपर जो यहाँ के जो नमक की खेती करते थे, शिलोत्री जिसे हम कहते हैं, वो सभी अपनी अपनी जगह पे उनका कब्जा है। उन्हें भी कहीं ना कहीं न्याय देने की भूमिका हमें लेनी होगी ताकि किसी भी जगह को अधिग्रहण करने में हमें तकलीफ ना हो और इस शहर को हम प्रगतिशील कर सकें। हमारा सपना है कि मीरा भाईंदर रेसिडेंशियल के नाम से जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे टावर बनते जा रहे हैं, यहाँ पे रेसिडेंस दिन ब दिन बढ़ते। हम स्वागत करते हैं कि हम सबके लिए अभिमान की बात है कि मुंबई के बाद रहने की पहली पसंद कोई है तो वो मीरा भाईंदर है। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है नगर पालिका की, उसकी जो कमजोर है, उसका कारण ये कि इस शहर में उद्योग नहीं है और व्यापार नहीं है। 90% यहाँ के रहवासी व्यापार और नौकरी के लिए मुंबई जाते हैं। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि कम से कम मिरौर वेस्ट में पीयूष जी विशेष तौर पे विनय सहस्त्रबुद्धे जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी यहाँ पे उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत इस मंच पे करते हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी भी यहाँ पे उपस्थित है। आदरणीय पीयूष जी से मैं एक बात कहूंगा, विशेष तौर के इस बात का संज्ञान ले। पीयूष जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई मिरौर वेस्ट में बड़े पैमाने पे सरकारी जमीन सॉल्ट पैन की है। हमें भले नगर पालिका को फ्री ना दे, रेडिरेक्शनल रेट से दे, हम तैयार है, लेकिन कम से कम हमें 10-20 एकड़ मिनिमम जगह वहाँ पे दे ताकि हम उद्योग वहाँ पे ला सके, मल्टीनेशनल कंपनीज आ सके, कॉर्पोरेट ऑफिस आ सके, ताकि हमारे शहर को भविष्य में उधार की जिंदगी जीनी ना पड़े, हर बार मांगने की आवश्यकता ना पड़े। इस शहर का जो टैक्स रेवेन्यू है, उसका जो ईयरली एक्सपेंस वो ज्यादा है, इसलिए हर बार कहीं ना कहीं हाथ फैलाने पड़ते। अगर उद्योग इस शहर में आ गया, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, कॉर्पोरेट ऑफिस आ गई, तो हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, इस शहर को व्यापार भी मिलेगा और शहर प्रगतिशील भी होगा और शहर कर्जे से बाहर भी निकलेगा। ये हम आपसे खास तौर पर विनती करते हैं। मैं साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों से यही कहना चाहूंगा कि 20 तारीख को चुनाव है, सभी लोग एक तरफा मतदान करें। हमारी जो लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है।
आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है और आप सब इतने सारे एक साथ संगठित हो, उसका परिणाम देखिए, मोदी जी का जादू देखिए। आज नया नगर में भी भगवे लहराने लगे, ये सब हम ताकत की बात है। मैं अभी देख रहा था कांग्रेस के नेता भी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये केवल इसलिए हुआ है क्योंकि आप संगठित है। अगर आप बिखर गए तो ये नारे नहीं लगेंगे, नारों का अपमान करेंगे। इस बात को भी हमें भूलना नहीं है। अगर हम संगठित रहेंगे तो एक दिन नया नगर में भी राम मंदिर बना के रहेंगे। इसलिए आप जरा भी ना बिगड़े, जहां वहां की बातों में नहीं आए, अपने वोट का विभाजन नहीं करें। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने अलग अलग जाति के 12 हिंदू उम्मीदवार खड़े किए ताकि हमारे वोट का विभाजन हो। कोई समाज के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहा है, कोई जाति के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहा है। आप बटिएगा नहीं। इतना ही आपसे कहूंगा, अगर आप चाहते हो कि महाराष्ट्र तरक्की की ओर जाए, मोदी जी के हाथ मजबूत हो, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत हो, तो हम सब एक साथ आए और कमल का बटन दबाए। आप सब यहाँ पे जो बैठे हैं वो मानव, कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति, एक आज व्यक्ति यहाँ पे 1-1 हजार के बराबर है, इतना हम जानते हैं। इसलिए हम चाहेंगे उन तमाम जो आपके सगे संबंधी व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आपका स्टाफ हो सकता है, आपके व्यापारी हो सकते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर हो सकते हैं, सब तक आप संदेश दें और एक तरफा मतदान करने का प्रयास करें। ये आपसे विनती करना चाहूंगा। जो अपक्ष में खड़े हैं वो 12वें नंबर के खिलाड़ी है। कितने नंबर के? ये 12वें नंबर के खिलाड़ी खेलने के लिए और मैच जीतने के लिए नहीं होते हैं, ये खाली किसी और को समर्थन देने के लिए होते हैं। कभी कुछ हो जाए तो ये 12वें नंबर के खिलाड़ी कांग्रेस का मैच खेलने यहाँ पर आए। इस बात को आप समझिएगा और जानिएगा, उनकी बातों में नहीं आए, विभाजन में नहीं जाए। इतना ही आपसे कहूंगा। अलग अलग बातें फैलाने का प्रयास कर रहे, कभी कह रहे कि भाजपा आएंगे तो इंडस्ट्रीज तोड़ देंगे, कभी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मैदान बंद हो जाएंगे, कभी कह रहे हैं तो हम झोपड़े तोड़ देंगे, कभी कह रहे हैं हम बिल्डिंगें तोड़ देंगे। ऐसा किसी के सोचने से और बोलने से कभी कुछ टूटता नहीं है। और हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। बस्ती हो, झुग्गी हो, चाल हो, सड़क हो, हर तरफ केवल एक ही हमारी सोच होती है, वो है केवल और केवल विकास की सोच होती है, विकास की सोच होती है। इस शहर के अंदर अधिकतर हमारे स्लम भी जो 100 डिपार्टमेंट के अंदर है, मुझे विश्वास है कि हम आदरणीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व के अंदर सभी गरीबों को रीडेवलपमेंट के माध्यम से पक्के मकान देंगे। इस बात का मैं आज की सभा के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का सपना है हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान हो, और नाम के लिए नहीं हो, सिंगल रूम ना हो, कम से कम 365 फुट कारपेट का मकान हो। ये हमारी नेताओं की सोच है और इस सोच को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए सभी से कहूंगा, कमल का बटन दबाए और हमारे हाथ मजबूत करें ताकि इस शहर को प्रगतिशील कर सके। मैं फिर एक बार सभी का स्वागत करता हूं इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि 20 तारीख को आप सभी लोग घर से निकले, एक एक मतदान करें। अपना व्यापार तो करें लेकिन मतदान को महत्व दे। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से एक विनती करना चाहूंगा क्योंकि अधिकतर सीए और सीएस यहाँ पर है। 20 तारीख को जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। सभी व्यापारी और सभी सीए का कहना है सर हमारी ऑफिस उस पर बिजी होती है, अगर ऐसा कोई प्रावधान है या तो 19 तारीख कर दे या 21 कर दे। 19 को तो वैसे भी भर सकते हैं, लेकिन व्यापारी आखिरी दिन 5 बजे तक उसका उपयोग करता है, वो भरता नहीं है, वो 5 बजे ही भरेगा। इसलिए आपसे विनती है कि क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की बात होगी और किसी को भी मुझे बहाना नहीं दे रहा है वोट से लेट निकलने का या नहीं निकलने का। ये खुद तो ऑफिस जाएंगे, अपने स्टाफ को भी ऑफिस बुलाएंगे, बोलेंगे पहले रिटर्न फाइल करो। इसलिए आपसे विनती है इस बारे में अगर आप महाराष्ट्र सरकार से बात कर सके और एक दिन, क्योंकि उस दिन छुट्टी भी है, वैसे भी 20 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर हुई है, अगर हम इसे 21 तारीख कर पाए तो ये बहुत बड़ी एक रात होगी। मैं फिर एक बार तो सभी साथ हो, बटोगे एक साथ, भारत माता की, भारत माता की। बस बाकी निपटाने के लिए
13 तारीख को योगी जी इस मीरा भाईंदर में आ रहे हैं, तो आप सभी लोग 13 तारीख को शाम को 6 बजे एसके स्टोन ग्राउंड में सभी पूरी ताकत और संख्या के साथ उपस्थित रहे। हम सबको संबोधित करने योगी जी आने वाले हैं और आज हम सबकी खुशनसीबी है क्योंकि मीरा भाईंदर के जितने उद्योगपति हैं वो सभी पीयूष गोयल जी से बहुत प्यार करते हैं, स्नेह रखते हैं और हम भी उनसे प्यार और स्नेह रखते हैं। आज वो हमारे बीच में, फिर एक बार उनका स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदरणीय विक्रम प्रताप सिंह जी शिवसेना के मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख है। स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुभाष जी शाह और कंपनी सेक्रेटरी हितेंद्र शर्मा जी मंच पर आ जाए। जिला अध्यक्ष मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। ठंडी नहीं हमारी सभा। भारत माता की और जोर लगाने की कोशिश कर। भारत माता की मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता श्री दिनेश सहस्त्रबुद्धे जी, हम सबके प्रिय और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही श्री नरेंद्र मेहता जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, मंच पर उपस्थित गणमान्य प्रोफेशनल्स, उद्योग और सेवा जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव और आज के इस चर्चा के लिए इतने बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे सभी व्यापार और उद्योग जगत के प्रोफेशनल्स, दुनिया की सभी भाइयों और बहनों को मैं नमस्कार करता हूं, सभी का साधुवाद करता हूं, क्योंकि आज जो भारत की स्थिति है उसके कर्ता धर्ता वास्तव में आप सब लोग हैं। आज जो भारत विश्व का 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, आज जो भारत इतने मजबूत ताकत के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, आज अगर दुनिया का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश भारत बना है और 2014 और 2024 के बीच के अंतराल में जिस प्रकार से भारत बदला है, भारत की व्यवस्थाएं बदली, दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है, दुनिया का जो विश्वास आज भारत के ऊपर बढ़ा है, हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में पूरी दुनिया और उद्योग जगत दुनिया की देखती है। मैं समझता हूँ ये इसी वजह से हो सका क्योंकि भारत का उद्योग जगत हो, भारत के व्यापारी हो, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स, सभी प्रोफेशनल्स, हमारे जितने किसानी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं, हमारी जो युवा ताकत है, हमारी जो बहनों ने अर्थव्यवस्था में अपना योगदान अधिक देना शुरू किया, ये जब सभी ताकतें मिलकर एकजुट हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक डिसाइसिव लीडरशिप, ऐसा नेतृत्व दिया जो कठोर निर्णय लेने की भी क्षमता रखे और पूरी दुनिया में ध्यान में आया लोगों को कि भारत की जनसंख्या अब बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार। 140 करोड़ भारतवासी जिनकी रोजमर्रा की समस्याओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में साधारणतः सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जन सेवा की योजनाओं से, जनहित के कामों से आज देश में हर एक परिवार को
जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उससे जो मुक्ति दिलाई, उससे जो सबको समाधान कर दिया, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी, कुकिंग गैस हो घर के अंदर, ये जो सुख सुविधाएं वर्षों वर्षों से सामान्य परिवार वंचित रहा, परेशान रहा, उसके ऊपर जो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबका दिया हुआ टैक्स के पैसे का सदुपयोग किया। आखिर हम सब टैक्स पेयर्स के पैसे से ही तो सरकारी खजाने में संपत्ति जमा होती है, पर आप जब सब टैक्स भरते हो तो आपको ये भी दुख होता था पहले, भैया हमने टैक्स दिया लेकिन आधे से ज्यादा तो भ्रष्टाचार में चला गया, आधे से ज्यादा तो दलाल और बिचौलिए ले गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं जो बनाई, उसके कारण आप देश में देखिए कितने बड़े बड़े काम 10 वर्ष के भीतर करने में हम सब सफल हुए। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना हो, चाहे 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा का उपलब्ध हो जाए, चाहे वो 4 करोड़ गरीब निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को मुफ्त में घर देने की बात हो, या 12 करोड़ घरों में मुफ्त में टॉयलेट बनाने की बात, ढेर सारी योजना गिनने जाए तो शायद रात तक नरेंद्र जी को भोजन भी अरेंज करना पड़ेगा। मुद्रा योजना से 53 करोड़ लोगों को लाभ हो, 53 करोड़, और कल्पना करिए 44 करोड़ लोन दिए गए, कई जगह 2 पार्टनर होते हैं, 53 करोड़ लोगों को लाभ। अब ये 44 करोड़ मुद्रा लोन और उसमें भाइयों बहनों 55% महिलाओं को मिला, 55%। पहले 10 लाख की सीमा थी, अब उसको 20 लाख की सीमा थी। अब भारत में सामान्य आदमी भी व्यापार करना चाहे, कुछ छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहे, उद्योजक बनना चाहे, आज वो आत्मनिर्भर हो गए। बैंकिंग की व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध है, 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले, गरीब से गरीब व्यक्ति आज बैंक में जाके अपना कारोबार कर सकते। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब करीब 35 लाख करोड़ रुपए, 35 लाख करोड़ सीधा लोगों के खाते में गए, जिससे ये मुफ्त में घर बनना, टॉयलेट बनना, ये सब सुविधाएं अब बिना भ्रष्टाचार, बिना दलाल, बिना पिछोड़े लोगों तक पहुंचती। और इसके कारण आज जो युवा युवती है, आज जो भारतवासी है, ये एक बड़ी छलांग लेने के लिए अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगे। आज बड़ी आशा, बड़ी अपेक्षा के साथ लोग अपने जीवन को संवारना चाहते, बड़े लक्ष्य की तरफ आज लोग आगे बढ़े। वो जमाना गया कि जीवन भर व्यक्ति सिर्फ थोड़ा छोटा मोटा पैसा इकट्ठा करते रह गया कि मेरे खुद का कभी घर बने, और कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया तो सब पैसा उसमें खत्म, कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया तो तकलीफ आई तो सोना ज्वेलरी भी नीलाम करने पड़ गए, लोन सिर पे चाहिए। आज ऐसी स्थिति है कि भारत की युवा शक्ति, और हम दुनिया में सबसे युवा देश माने जाते हैं, ये युवा शक्ति, ये युवा देश आज बड़े फैसले और बड़े लक्ष्यों के प्रति अपने आप को समर्पित करें। और हो सकता है आप सब सोचे कि ये सब बताने के लिए मैं व्यापारी और उद्योग और प्रोफेशनल्स को क्यों परेशान करूं।
ये मैं आपको इससे बता रहा हूं भाइयों बहनों, क्योंकि वर्षों वर्षों से हमने सुना था, राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपए में गरीबों के लिए भेजता हूं, 15 रुपए गरीब तक पहुंचे, 85 रुपए तो दलाल और बिचौलिए भ्रष्टाचार में खराब कर। आपको दुख होता था कि नहीं कि आप मेहनत करके कमाई करो और वो पैसा जनता की सेवा में जाने के बदले भ्रष्टाचार और दलालों के पास जाता था? इसका दुख तो हम सबको होता था। आज ये संतुष्टि है कि जो मेहनत करते हो आप, उस मेहनत की जो हिस्सा आप सरकार में भेज रहे हो, उसके कारण कोई गरीब घर में बिजली आई, कोई गरीब घर में कुकिंग गैस का कनेक्शन आया, कोई गरीब घर में सुनिश्चित हुआ कि कोई बच्चा भूखा ना सोए, पर्याप्त प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, लोगों की बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुई। ये संतुष्टि हम सबको लगती है ना, एक प्रकार से हमारा सामाजिक दायित्व हम निभा पा रहे और सरकार ईमानदारी से आपके टैक्स का पैसे का सदुपयोग करे। पर ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू, इस सबके कारण जो देश में लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा, जो लोगों ने फैसला किया है कि हम और मेहनत करेंगे और बड़ी अच्छी जीवन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो इससे स्वाभाविक है कि व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, उद्योग के लिए डिमांड बढ़ रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके काम में अगर अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है तो आपके काम का डिमांड बढ़ती है, आपके काम की डिमांड बढ़ती है तो आप अधिक कमाई भी कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, बड़ी चीज में अपना कारोबार को बड़ा करना, उद्योग को बड़ा करना। और साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस वर्ष के बजट में आपने देखा होगा 11,11,111 रुपए। कल्पना करिए, कोई छोटी बात नहीं है। विदेश में जाता हूं, किसी को बताता हूं तो आश्चर्यचकित हो जाता है। 11 लाख करोड़ सरकार खर्चेगी एक ही वर्ष में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छी सड़कें बने, अच्छे फ्लाईओवर बने, रेल सुविधाओं का विस्तार हो, अच्छी ट्रेनें हम सबको मिले, हवाई जहाज की सुविधा बढ़े। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पालघर में भी नया एयरपोर्ट बनेगा। कोस्टल रोड जो बांद्रा तक आ चुकी है, आप में से कितने लोगों ने कोस्टल रोड पे सफर किया? काफी लोगों ने नहीं किया। मुझे लगता है एक बार नरेंद्र जी चुनाव के बाद जब आप एमएलए बन जाए तो सबको विधान भवन में आमंत्रित करना, और विधान भवन जाने के लिए सब कोस्टल रोड से जाएंगे, अनुभव करेंगे क्या स्वाद है अच्छे का। और आपकी जानकारी के लिए अब वो कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट भयंकर तक आने जा रहा है। उसके लिए टेंडर हो चुका है, उसके लिए एनवायरमेंट परमिशन हो चुकी है। चुनाव खत्म होने के बाद महायुति की सरकार आते ही ये काम भी शुरू हो जाएगा। और फिर तो देखिए, आप यहाँ से 5-7 मिनट में कोस्टल रोड पहुंचेंगे और 25-30 मिनट में यहाँ से सीधा विधान भवन। कभी कल्पना की थी आपने ये दिन देखोगे? किसी ने कल्पना की थी? मीरा भाईंदर से मुझे आज 2 घंटे लग गए, लेकिन कल्पना करिए, आप घर से निकलते हो, आधे घंटे में नरीमन पॉइंट पहुंचते हो,
या अगर आपको पूना जाना है तो वर्ली से एक रोड आपको सीधा अटल सेतु पे ले जाए, उसमें कितने लोगों ने सफर किया है? इसमें ज्यादा लोग अटल सेतु में गए। वो तो पिकनिक के लिए जाने लायक है, पिकनिक के लिए इतनी अच्छी मुंबई को सौगात मिली है। और आपको पूरा जाना हो, अपना व्यापार बढ़ाना हो, कोई उद्योग लगाना हो, तो पूरा मुंबई पूरा बेल्ट जिस तेजी से बढ़ रहा है, आप यहाँ से कोस्टल रोड लेके वर्ली जाइए, वर्ली से सीधा अटल सेतु, और वहाँ से पूरा आप घर से निकलने के बाद यहाँ से 1.5-2 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में मीरा भाईंदर से अगर पूना पहुँच जाए, आराम से एकदम एक जगह आपको कोई खड्डा नहीं मिले, पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे, तो आप कल्पना करिए आपके उद्योग, आपके व्यापार में कितना बड़ा छलांग लगाने के लिए आपको सुविधा मिले। और ये जो लाखों करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, इसका जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे, उद्योग में, कारोबार में, नौकरियों में, वो लगभग इसका 3 गुना प्रभाव। कोई भी अर्थशास्त्री को आप पूछेंगे तो बताएगा, विनय जी बता सकते हैं, 3 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश का अर्थव्यवस्था पर माना जाता है, 3 गुना। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है तो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें इंजीनियर लगते हैं, आर्किटेक्ट लगते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगते हैं, सभी प्रोफेशनल्स को काम मिलता है। स्टील, सीमेंट, फर्नीचर, कारपेट, इलेक्ट्रिकल्स, एयर कंडीशनर, दुनिया भर की चीजों की डिमांड बढ़ती है। व्यापार को और बल मिलता है, व्यापारी की वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। भारत की कैपेसिटी पूरी हो जाए और इंपोर्ट करना पड़े तो उद्योग जगत से जुड़े लोग अपनी कंपनियों को बढ़ाते हैं, नए लोग वो काम में लग जाते हैं। आप आज बड़े पैमाने पे फर्नीचर इंडस्ट्री बढ़ रही है भारत में, बड़े पैमाने पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है। जब डिमांड आती है तो इंडस्ट्री ग्रो करती है। स्टील, सीमेंट, रेती, हर चीज में डिमांड बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, व्यापार और उद्योग में और रोजगार मिलेगा, उस रोजगार से और डिमांड बढ़ेगी, और ये एक चक्रव्यूह की तरह हम सबके लिए रोजगार के भी अवसर और व्यापार उद्योग के अवसर लगातार बढ़ाते रहे। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया भारत के साथ अपना व्यापार, अपने संबंध बढ़ाना चाहती है। आप में से कोई अगर विदेश 2014 के पहले गया हो और हाल ही के दिनों में गया हो तो आपने अनुभव किया होगा कितना फर्क है। जो इज्जत भारत के पासपोर्ट को 10 साल पहले मिलती और जो इज्जत, जो सम्मान आज भारतवासी होने के नाते हमें मिलता है, जमीन आसमान का फर्क। और भाइयों बहनों, ये सब तभी संभव हो पाएगा और इसका लाभ तभी हम ले पाएंगे अगर एक डबल इंजन की सरकार, और मीरा भाईंदर में तो ट्रिपल इंजन हो जाएगी, कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जब ट्रिपल इंजन की सरकार आपके समस्याओं को समाधान करने में जुटेगी तो जैसा मोदी जी ने कहा, तीसरी टर्म 3 गुना ज्यादा गति, 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा प्रभाव और 3 गुना ज्यादा परिणाम प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरे टर्म में देश को देने चाहते। और हमने देखा 100 दिनों में कितनी सारी चीजें, 100 दिनों, ढेर सारी योजनाएं, ढेर सारे नए प्रोजेक्ट,
ये सब तभी संभव है जब राज्य और केंद्र सरकार मिलके काम। अब याद करो, वाटा सरकार जब 2-2.5 साल के लिए आई थी और एक निर्दलीय उम्मीदवार जो अपने आप को यहाँ पे कहती है मैं तो बीजेपी की हूं, मैं मोदी जी के साथ हूं, उन्होंने उन दिनों में वाटा का साथ दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मूल्य और सिद्धांतों के ऊपर चले। बागी उम्मीदवार को कभी भारतीय जनता पार्टी टॉलरेट नहीं करती। और मुझे विश्वास है कि व्यापारी और उद्योग जगत के भाई बहन, हमारे प्रोफेशनल भली भांति जानते हैं, ये वोट एक अच्छी सरकार महाराष्ट्र में बनाने के, ये वोट एक अच्छा उम्मीदवार, एक अच्छा जनप्रतिनिधि जो 24 घंटे आपकी सेवा में लगे और राज्य सरकार को समर्थन देके एक अच्छी सरकार का कर्मठ सिपाही बने, उसके लिए वोट। और उसके लिए कमल को वोट देना, पार्टी को वोट देना, नरेंद्र मेहता को वोट देना। पर वाटा की सरकार, जिसको यहाँ की निर्दलीय उम्मीदवार गीता जी ने सपोर्ट भी किया था, उस सरकार के समय आपको याद होगा सभी प्रोजेक्ट ठप पड़े। मुंबई के मेट्रो प्रोजेक्ट ठप, अटल सेतु गति खत्म हो गई, स्लो हो गया, कोस्टल रोड काम लगभग बंद हो गया। एक प्रकार से मानो पूरे महाराष्ट्र में व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि विकास का रास्ता सामने इतना खराब दिखता था कि फिर लोगों को ध्यान में आया कि ये जो शिवसेना ने अपने मूल सिद्धांतों को ही त्याग किया, जो वाटा के नेता उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिताजी का अपमान किया। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था मैं शिवसेना बंद कर दूंगा, लेकिन कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिला। आज वो वाटा कांग्रेस की कोर्ट में जाके बैठे, दिन रात समाज को बांटने की बात है, दिन रात समाज में अराजकता फैलाने की बात कांग्रेस, वाटा और शरद पवार जी कर। ऐसी पार्टियों के साथ और ऐसे लोग जो उनका समर्थन करते हैं या देखते रहते थे कौन पार्टी जीतती है, सरकार में आई और अपनी नीति नियत के बगैर पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाते, ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आकर मुझे पूरा विश्वास है मीरा भाईंदर के भाई बहन, समझदार मतदाता पूरी तरीके से नरेंद्र मेहता जी को विजयी बनाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे और नरेंद्र जी के काम, ढेर सारे काम मैं गिना सकता हूं। चाहे यहाँ पे अलग कमिश्नरेट बनाने की बात हो, चाहे यहाँ तहसील ऑफिस और सोसाइटी का डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस का कार्यालय लाने का काम हो, चाहे वो पंडित भीमसेन जोशी म्युनिसिपल हॉस्पिटल या 24 घंटे यहाँ पानी पहुंचे, उसके लिए 1800 करोड़ की योजना से सूर्या डैम बनाना हो, अलग अलग प्रकार से मेट्रो भी यहाँ पे लाए नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार। रोड का कंक्रीट करने का कार्यक्रम मेहता जी ने करवाया। घोड़बंदर रोड पे बसई डेम के ऊपर एक ब्रिज बनाना हो या मीरा रोड पे अंदर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण की बात हो, जिसका अभी उन्होंने जिक्र किया। मैं समझता हूँ लता मंगेशकर ऑडिटोरियम से लेके पिंक रिक्शा महिलाओं को देने तक ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें नरेंद्र मेहता जी अग्रसर ना रहे। और आपके लिए तो मैं सिर्फ 12 दिन की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। आज 11 तारीख हो गई, 9 दिन
अब तो 9 दिन है। व्यापारी भाई बहन बड़ी बात नहीं समझते। 9 दिन का इनका पूंजी, इनकी मेहनत, इनका काम, इनका पूरे मीरा भाईंदर में प्रभाव 9 दिन में ये पूरा चुनाव ये रूम में बैठे हुए लोग बदल सकते हैं आपके साथ। अगर इन्होंने ठान लिया तो नरेंद्र जी जैसे पहले आप 60% वोट लेके जीतते थे, वैसे फिर एक बार आपको हम यहाँ से आमदार 60% से अधिक वोट लेके जीते। और मित्रों, व्यापार उद्योग या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हम सब तो भली बात ही जानते हैं 9 दिन का हमारी मेहनत, अगर हमें 2000 दिनों के लिए एक 2400 घंटे सेवक मिलता है, घाटे का तो सौदा नहीं है ना। क्यों, कोई घाटा लगे हो? घाटा तो नहीं है ना। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगले 9 दिन हम सब अपने मोबाइल फोन में जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे परिवारजन हैं, जितने हमारे रिश्तेदार, जितने हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, सभी मित्रों को, सभी संबंधियों को प्रोत्साहित करेंगे, संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे। और आपकी ताकत तो कोई मीरा भाईंदर तक भी सीमित नहीं है। मैं तो आया हूं कि मेरे पास उत्तर मुंबई में भी सबको आप मदद करिए। बड़ी संख्या में वहां पे व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए समाज का वर्ग, बोरीवली, कांदिवली, दहिसर तो लगते हैं, आपके ढेर सारे मित्र वहां भी होंगे। आप तो इस पूरे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रभाव कर सकते हो कि शायद आपको भी उसका आकलन नहीं है। पर अगर हमने 9 दिन पूरी तरीके से ये संदेश सभी तक पहुंचाया कि जो प्रधानमंत्री हमें 76,000 करोड़ रुपए निवेश करके नजदीकी भाईंदर के बहुत नजदीक बदावन पोर्ट दे रहे हैं, आप कल्पना करिए कितनी अपार संभावना है, कितना बड़ा उद्योग और व्यापार का आगे चल के आपको मौके खुलने वाले हैं। बदावन पोर्ट एक अकेले निवेश से या कितनी सारी इंडस्ट्री और कितना बड़ा बिजनेस का सेक्टर अब मीरा भाईंदर बन जाएगा। मुझे तो लगता है यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस 3-4 गुना हो जाएंगे। जिस प्रकार से कोस्टल रोड और बदावन पोर्ट, ये दोनों का प्रभाव मैं मीरा भाईंदर में देखा। और आपके पास मौका है कि एक ऐसी सरकार चुने, महायुति की सरकार चुने, जो इन सब प्रोजेक्ट्स को गति देने का काम, अड़ंगे ना डाले, लटकाए नहीं, भटकाए नहीं, लोगों को समाज में धर्म या जाति या फेक नैरेटिव्स देके तोड़ने के, समाज को तोड़ने का काम है, समाज को बांटने का काम है। हमें अपने पूरे शक्ति को जोड़ के रखना है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम सबका साथ, पूरे समाज को साथ लेकर देश को और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाना, ये हमारा संकल्प, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और जैसे जैसे देश में सब लोगों की जीवन स्तर सुधरता है, जैसे जैसे उद्योग जगत आगे जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होता है, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अगले 3 साल में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है, जैसे जैसे अमृत काल में हम विकसित भारत की तरफ तेज गति से बढ़ते हैं और 30-35 ट्रिलियन डॉलर की कल्पना करिए, 30 ट्रिलियन डॉलर यानी क्या? आप में से किसी ने अगर गणित कर लिया हो तो 2,500 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो जाए। 2,500 लाख करोड़।
कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं सीए साहब? किसको मिलेगा ये सब अवसर? हम सबको मिलेगा अवसर, हमारे बच्चों को मिलेगा एक जीवन, अच्छा जीवन, अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य, जहाँ कोई गरीब ना हो, कोई बेघर ना हो, हर एक को अच्छा पक्का मकान मिले, हर झोपड़पट्टी को हम उसी स्थान पर, उन्हीं की जगह पर एक अच्छा पक्का घर दे, जो अभी नरेंद्र जी कह रहे हैं। एक प्रकार से एक विकसित महाराष्ट्र, एक तेज गति से आगे बढ़ने वाली महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन यानी महाराष्ट्र अकेले की जो इकोनॉमी है, उसको हम देखना चाहते हैं। 80 लाख करोड़ की भारत महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, 80 लाख करोड़ की महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में संभव है, बशर्ते हम एक अच्छी सरकार बनाए और मिलके मीरा भाईंदर से एक संदेश दें, प्रधानमंत्री मोदी जी को संदेश दें, पूरे महाराष्ट्र को संदेश दें कि मीरा भाईंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीर्वाद देता है। और आपके पास तो हमने नरेंद्र मोदी जी का सिपाही नरेंद्र को ही देखा। इस नरेंद्र के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद भेजने का काम अवश्य करें। मुझे और कार्यक्रमों में जाना है, इससे शायद मैं आपके बीच में और रह नहीं पाऊंगा, लेकिन माननीय सहस्त्रबुद्धे जी, विनय जी, आपको हमारी आगे की योजनाएं, हमारे महाराष्ट्र के लिए महायुति का संकल्प, किस प्रकार से हम महाराष्ट्र को आगे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 4-5 साल में बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस काम में आप सब देखेंगे आपको कितने अपार अवसर मिलते हैं। आप सब यहाँ आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 9 दिन मेरी आप सबसे करपत विनती है, आप सब अपनी पूरी ताकत लगा 20 तारीख को बड़ी संख्या में वोटिंग हो। बुधवार का दिन है, छुट्टी रहेगी सबके लिए, मौसम भी अच्छा है, व्यवस्थाएं भी इस बार इलेक्शन कमीशन अच्छी करेगा, तो अवश्य हम सब भारी संख्या में वोट करें और नरेंद्र मेहता जी को जिताने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, मंत्री महोदय जी, आपने जो यहाँ पर हमें संदेश दिया नरेंद्र मेहता जी को जिताने के लिए। इसके यहाँ पर डॉक्टर यशोदा सोलंकी जी, उनकी पुस्तक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हत्या या हादसा, वो आदरणीय मंत्री महोदय को समर्पित करेंगे, विनय सहस्त्रबुद्धे जी को समर्पित करेंगे। यहाँ पर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लोग पीयूष गोयल जी का सम्मान करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन आगे आए, पीयूष गोयल जी का सत्कार करें। मेडिकल एसोसिएशन के भवानी जी वो सत्कार करेंगे, कृपया करके आगे आए। आरपीआई देवेंद्र सहगल जी और गानोदिया परिवार से ओम प्रकाश गानोदिया और उनके परिवार जन एक एक कर जाए भजन न करें। भानुशाली समाज से श्री राम जी की तस्वीर लेकर आए, वो पीयूष गोयल जी का स्वागत करेंगे। एक एक करके आए, एक एक करके आए। सभी एसोसिएशन के लोग, सभी व्यापारी लोग, सभी महायुति पार्टी के, ये किसी का चाबी है होंडा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जतिन पटेल जी, डॉक्टर शोभा स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे प्लाईवुड एसोसिएशन के, मार्बल एसोसिएशन, सभी एसोसिएशन के लोग स्वागत करेंगे। पीयूष जी, हमारे सभी पत्रकार बंधु से विनती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे बीच में डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी आए, तो सभी पत्रकार यहाँ पे लगे रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीजें आपसे बतानी है, इसमें सभी पत्रकार बंधु उपस्थित रहे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों भी यहाँ उपस्थित रहे ताकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए।